हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज है 14 दिसंबर 2022 वेडनेसडे। आज हम देखेंगे द हिंदू के पूरे एनालिसिस को। फर्स्ट पेज पे जो आर्टिकल है वो है चाइना और इंडिया के बीच में जो क्लैश हुआ था 9 दिसंबर को, उसके बारे में। राजनाथ सिंह ने जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसके अंदर कहा कि कुछ PLA पीपल लिबरेशन आर्मी जो कि है चाइना की, उसके साइड से कुछ सोल्जर्स आए थे और तवांग का जो सेक्टर है ना, उस एरिया को एक्वायर करने की कोशिश में थे। बट हमने एक सिंगल इंच ऑफ लैंड भी उन्हें नहीं दिया और हमने बहुत अच्छे से मतलब वेपन्स का यूज़ नहीं हुआ है बट अच्छे से लड़े। बट कैसे वेपन्स का यूज़ क्यों नहीं है? क्योंकि जो अग्रीमेंट था ना, बॉर्डर अग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में, उसके अंदर ये था कि कोई गन का यूज़ नहीं करेंगे। तो कुछ अलग अलग जैसे लाठी वगैरह ऐसी सारी चीज़ों से बॉर्डर को प्रोटेक्ट की। तो बॉर्डर अग्रीमेंट्स का वायलेशन नहीं हुआ है, तो यही है। और इस बारे में ना चाइना की मीडिया ने क्या कहा कि हम लोग तो बस पेट्रोलिंग कर रहे थे और हमने देखा कि इंडिया की साइड से जो सोल्जर्स हैं वो इलीगल क्रॉसिंग कर रहे थे, इसलिए ये क्लैश चालू हुआ। अब केस रिजॉल्व हो गया है, जो पूरा क्लैश था वो सही हो गया और दोनों ने अपने स्टेप्स पीछे ले लिए, इंडिया और चाइना दोनों ने। अच्छा, अब आपको इसमें से क्या देखना है? इसमें ना आपको मैप में जाना है इंडिया के और जाके देखना है इंडिया और चाइना की बॉर्डर। इंडिया चाइना की जब आप बॉर्डर देखोगे ना, तो 3 सेक्टर दिखेंगे। पहला तो है वेस्टर्न सेक्टर जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। फिर आता है मिडल सेक्टर जो उत्तराखंड और हिमाचल में, अभी जो उत्तराखंड में 100 किलोमीटर दूर और इंडिया और USA की जो एक्सरसाइज चल रही थी उसकी वजह से भी कहीं खुन्नस खा के चाइना आया हो, मतलब इलीगल तरीके से तवांग वाले सेक्टर में आया हो। और थर्ड है ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक आता है। तो ये जो सेक्टर है ना, इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश में ये जो नेपाल के पास में जो जगह है ना, थोड़ी बाहर से निकली है, वो है तवांग। चाइना ये कहता है कि तवांग जो है ना, वो तवांग क्या अरुणाचल प्रदेश पूरा तिब्बत का पार्ट था, और अगर हमने तिब्बत को कब्जा लिया है तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारा होगा। और इसी के बेसिस पे वो ये कहता है, मतलब इसी के बेसिस पे उन्होंने ना काफ़ी सारे बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं उसके नाम भी चाइनीज़ में रख दिए, ये बताने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। और कई बार इलीगल तरीके से वो सीज फायर ब्रेक करने की कोशिश करता है, जो बॉर्डर अग्रीमेंट्स उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट हम लोगों ने इसे नहीं होने दिया। और तो और रिसेंटली ना चाइना के अंदर काफ़ी सारे क्लैशेस चल रहे हैं, मतलब उनकी कंट्री के अंदर ही काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि ज़ीरो कोविड पॉलिसी से उनकी इकोनॉमी काफ़ी डाउन हुई है। तो शी जिनपिंग को अपनी कंट्री के अंदर ये बताने के लिए कि हम लिटरली कुछ वर्क कर रहे हैं, इसलिए ऐसे स्टेप्स वो ले रहे हैं। फिर आप आइए सीधे पेज नंबर 10 के ऊपर। पेज पे 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक तो FCRA लाइसेंस के बारे में जो NGO को दिया जाता है। एक्चुअली 1811 NGOs के जो FCRA लाइसेंस है उन्हें कैंसिल कर दिया है 3 सालों के अंदर में, ऐसा रिपोर्ट में है। कौन से 3 साल? 2019 से 2021 तक। अच्छा, अब आपको क्या पढ़ना है इसमें से? ये कोई नहीं पूछेगा कितने लाइसेंस कैंसिल किए, बट ये पूछेंगे कि क्या है ये FCRA। FCRA ना, FCRA मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये ना NGOs को, जो बाहर से NGOs कैसे वर्क करते हैं, उन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है ना, फॉरेन में से उन्हें मनी मिलती है, तो वो जो मनी आती है ना उस पर कुछ रेगुलेशन रखता है, मतलब कैसे आ रही है, क्या आ रही है, कैसे किस पर्पज़ के लिए आ रही है, वगैरह वगैरह। तो जो NGOs ना FCRA की रेगुलेशन की लिस्ट में सही नहीं आते ना, सही नहीं बैठते, मतलब वो किसी चीज़ को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं किसी रेगुलेशन के पॉइंट को, तो उन NGO को कैंसिल कर देते हैं। तो आपको ना क्या पढ़ना है, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट 2020 में जो आया था वो पूरा पढ़ जाना है। आपको नॉर्मली गूगल पे आप टेक्स्ट करोगे तो मिल जाएगा। और अगर आपको ये चाहिए तो आप ना टेलीग्राम पे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक भेज दी है अपने चैनल की, उसमें आपको पूरा ये मिल जाएगा एज अ PDF फॉर्म। फिर इसके बगल में ही एक है
आर्टिकल जो कहता है कि जो लद्दाख है वो डिमांड कर रहा है अपने आप को 6th शेड्यूल में लाने की। अब ये डिमांड क्यों उठ रही है? क्योंकि ना लद्दाख की बहुत बड़ा एरिया है, उधर पॉपुलेशन भी अच्छी है, बट सीट्स देखो ना, लोकसभा और राज्यसभा में तो कोई सीट है ही नहीं और लोकसभा में बस एक सीट है। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें 6th शेड्यूल में ला दो। और आपको ना अब क्या करना है, पहले तो लद्दाख के बारे में जानना, कैसे ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट में से अलग हुआ, कौन से आर्टिकल से हुआ, आर्टिकल 365 वो, और दूसरा 6th शेड्यूल के बारे में जानना है। अच्छा, 6th शेड्यूल क्या होता है? 6th शेड्यूल नॉर्मली ना बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन की ट्राइबल डोमिनेट एरिया में। कौन से ट्राइबल डोमिनेट? नॉर्मली ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में बात करता है और इसके अंदर लिखा भी है कि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया। तो जो लद्दाख के लोग हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी तो ट्राइबल लोग हैं, आप हमें भी डोमिनेशन दो 6th शेड्यूल में, नॉमिनेशन दो 6th शेड्यूल में। बट गवर्नमेंट के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो एक्चुअली में जहाँ ट्राइबल लोग हैं उन्हें जगह नहीं मिली 6th शेड्यूल में, तो लद्दाख को कैसे मिल जाएगी, जबकि लद्दाख तो ईस्टर्न सेक्टर में आता ही नहीं है। तो 6th शेड्यूल में अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। मांग चल रही है, ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया, बट आपको ये पता होना चाहिए 6th शेड्यूल क्या है और क्यों डिमांड हो रही है लद्दाख में, क्योंकि वहाँ सीट्स बहुत कम हैं, लोकसभा में खाली एक सीट है। फिर ना आप इसके नेक्स्ट पेज में आ जाओ, जिसके अंदर बात चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। इंडिया और यूके में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात चल रही थी ना, दिवाली के टाइम पे कंप्लीट भी होने वाली थी, बट यूके में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस वजह से नहीं हो पाई, तो उसी के बारे में है। तो आपको ना ये जानना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। इस पूरे आर्टिकल में यही इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इम्पॉर्टेंट है आपके GS 2 के अंदर। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है जिसके बाद ना जो एक्स्ट्रा के टैक्सेस होते हैं, टैरिफ वगैरह, वो नहीं लगते। इन शॉर्ट कहें तो ये एक पैक्ट होता है 2 कंट्रीज़ या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो बैरियर होते हैं उन्हें कम कर देता है, हटा देता है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है और इंडिया यूके के रिलेशन के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 11 पे ही ऑरोबिंदो घोष के बारे में। रिसेंटली ऑरोबिंदो घोष की 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो PM मोदी जी ने उनके बारे में प्रे किया और कहा कि बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी थे, और ऑरोबिंदो घोष जी, स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी एक बहुत अच्छे आइकन्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट आइकन्स हैं, और इन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी, फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफ़ी हेल्प की है। तो ना ये आपके ऑरोबिंदो घोष जी इम्पॉर्टेंट कैसे हैं आपके GS 1 में इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के अंदर। बस ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल भी है, इतना कुछ इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर जो एडिटोरियल है पेज नंबर 6 पे, वो एक आप पढ़ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।